पढ़ा था कल जाके यहां से? कोई डाउट है? चल रहा है? ऑन है ना ये? यहाँ ऑन है ना? ये ऑन है ना? हाँ बताइए, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? क्योंकि आज से क्लास स्टार्ट हो रही है, पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा। क्या अटेंडेंस बहुत कम है आज? अभी सब आएंगे? अच्छा आ गया। शायद इस दिन का ऑफ होगा आप लोगों का, शायद, प्रोबेबली कल या परसों में, शायद, प्रोबेबली नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, देखते हैं। अरे हम नहीं कर रहे, देखते हैं। अभी अभी बोला नहीं गया है, ऑफिशियल अनाउंस नहीं है, लेकिन शायद अभी कुछ नहीं है। अभी क्लास चल रही है, क्लास चलने दीजिए, बाद में देखते हैं। जैसा आप लोगों का मन होगा वैसे किया जाएगा, हाफ डे लिया जाएगा या कुछ कर दिया जाएगा। फुल डे का शायद नहीं होगा, देखते हैं, कुछ भी देखते हैं क्या होता है। चलिए जरा मुझे सिलेबस दीजिएगा एक। सीधे आते हैं, आपको हम बताते हैं पृथ्वी पर, ठीक है। एक चीज सोची हम लोगों ने आपके लिए कि कैसे जल्दी से किया जाए। कल काफी मनन हुआ था क्लास के बाद आपकी साइंस की, तो कुछ ऐसा करेंगे हम लोग कि पूरे सिलेबस को लगभग 60-40 की रेशियो में हम लोग डिवाइड कर लेंगे, जितना कराना है हमें। 60% आपका चलेगा एक्सप्लेनेशन, ठीक है, उसके साथ में मिलेगा आपको इन्फॉर्मेशन हम दी जाएगी, और 40% आपको कंप्लीट हैंडआउट दे दिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन पूरे का होगा, 100% का एक्सप्लेनेशन होगा, बट 60% पे ज्यादा फोकस होगा। विद हैंडआउट्स भी होंगे उसमें, मतलब पीडीएफ भी आपको जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी जाएगा, सब कुछ जाएगा। और 40% पर पीडीएफ ज्यादा जाएगा, ठीक, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम होगा, तो वो जल्दी हो जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा तब तक, और फिर हम यहाँ पर रहेंगे ही, ठीक। और जब आपको उस 40 में से जो कुछ पूछना होगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए आइए पृथ्वी के बारे में बात करें। शेप कैसी है इसकी? पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, जियोइड शेप है। ये कुछ ऐसा शेप है जो पोल से थोड़ा सा दबा है, और भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर थोड़ा सा उभरा हुआ है। ये एक स्पेशल शेप है जिसकी एक स्पेशल आईडी है, जियो आईडी, राइट। जियो मीन्स पृथ्वी, भू, राइट। आईडी मीन्स उसकी आइडेंटिटी। ये एक ऐसा शेप है जिसका अपना एक विशेष रूप आकृति है, इसीलिए इसका एक विशेष नाम है जिसको बोलते हैं जियोइड। कोई दिक्कत? चलिए सेंटर से बात करें तो डिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो लगभग अप्रोक्सीमेटली, कोई बहस नहीं इस पर, सिर्फ डिस्टेंस की बात हम करें तो लगभग 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर के लगभग है। कैसे ज्ञान हुआ? इसका ज्ञान करने का जो तरीका रखा वो कई रखे हम लोगों ने, बेसिकली दो रखे हमने। पहला रखा डायरेक्ट एविडेंसेस,
और दूसरा रखा इनडायरेक्ट एविडेंसेस। आपको इसी क्रम में अपने आंसर को ड्राफ्ट करना है। और जहां पर एक चीज बता दें आपको, जहां पर शब्दों की सीमा आपके हाथ से परे हो जाए, जो आप नहीं लिख पा रहे हैं कोई चीज, जैसे कभी आंसर मिलेगा आपको कि समय कम बचा है और लिखना बहुत ज्यादा है, जैसे कल ऋतिक बता रहा था कि सर साइंस में लगभग 500 शब्दों का आंसर लिखना है, आपको ड्राफ्ट करना है, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ आ जाए आपके पास और समय आपके पास बहुत कम हो एग्जाम टाइम में, अभी नहीं एग्जाम टाइम में, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, आप यू शुड गो फॉर अ डायग्रामेटिक आंसर एक्सप्लेनेशन। शब्दों से ज्यादा आप अगर एक्सप्लेनेशन पे कर देंगे तो यहां पर इस जगह पर आके शब्दों की सीमा खत्म हो जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इतना लिख दिया तो इसमें कितने शब्द आप काउंट करवाएंगे एग्जामिनर से, क्योंकि आपने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अगर इसी में एक एक पॉइंट आपने लिख दिया या नहीं भी लिखा, तो अगर ऐसा डायग्राम आपने बना दिया तो एग्जामिनर को काफी कुछ समझ में आ गया और आप शब्दों की सीमा से परे हो गए, ठीक है। क्योंकि वहां वर्ड काउंट नहीं करता ऐसा कोई कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोई, आपके पास लिमिटेड स्पेस होती है, उस स्पेस में आपको करना होता है। तो आप उस स्पेस को या तो आप डायग्राम से एक्सप्लेन कर दीजिए और या तो शब्दों से एक्सप्लेन कर दीजिए। क्लियर? तो जब शब्द के सीमा से आप परे हो रहे हैं तो आप सीधे सीधे डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एम आई क्लियर? चलिए, तो कुछ प्रमाण कहां से मिले, कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं, कुछ एविडेंसेस जो हम लोग निकाले कि कैसे है, क्या है पृथ्वी के अंदर की बात। तो हमारे पास दो तरह के एविडेंसेस आए, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण और अप्रत्यक्ष प्रमाण। अब अगर हम प्रत्यक्ष प्रमाणों या अप्रत्यक्ष प्रमाण की यहां पर हम बच्चे बात करें, यहां पर हम एक चीज देखें, यहां पर तो हम यहां पर एक सिस्टम की अवधारणा बनाएंगे। यहां पर हम क्या बोलेंगे, एक तंत्र की यहां पर बात करेंगे। एक सिस्टम की अवधारणा यहां पर लेंगे और उस सिस्टम को बोलेंगे कि वो सिस्टम जो है वो दो प्रकार का है, ठीक है। एक है ओपन सिस्टम और एक है क्लोज सिस्टम, खुला तंत्र और बंद तंत्र। ठीक, तो खुले तंत्र में के बारे में हम क्या बोलेंगे कि ओपन सिस्टम के बारे में हम क्या बोलते हैं। यहां पर हमारे पास दो चीजें आती है जो वेरिएबल हैं, एक है प्रेशर, दूसरा है टेम्परेचर, ठीक है। दोनों ही चीजों में ये ऐसे दो आयाम हैं, ये ऐसे दो चीजें हैं, क्वांटिटीज हैं जो वेरिएबल है, जो अचर है, सॉरी चर है वो, ठीक है, वेरिएबल है ये, जो बदलते रहते हैं। इनके बीच में एक संबंध है, एक रिलेशनशिप है, उसी संबंध को हम यहां पर समझाने की कोशिश करेंगे। जब हम ओपन सिस्टम की यहां पर बात करें तो हम क्या पाते हैं कि प्रेशर और ताप में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्या बताया मैंने कि प्रेशर और ताप एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्लियर? और अगर हम क्लोज सिस्टम की यहां पर बात करें तो हम ये पाते हैं कि प्रेशर और ताप समानुपाती होता है। प्रेशर एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो तापमान अपने आप बढ़ेगा, तापमान को बढ़ाएंगे तो प्रेशर अपने आप बढ़ेगा। मतलब क्या है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर बढ़ाया, तापमान बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, तापमान घटा, या वैसे वर्षा, टेम्परेचर को बढ़ाया तो प्रेशर अपने आप घटेगा। भूगोल के संदर्भ में अगर साइंस में एग्जांपल लेंगे तो साइंस में कई एग्जांपल मिलेंगे आपको, जैसे हम प्रेशर कुकर का कल एग्जांपल बता रहे थे, ठीक है ना। आपने देखा होगा आपके घर में प्रेशर कुकर का एग्जांपल लेते हैं हम लोग,
तो प्रेशर कुकर में आप क्या करते हो, प्रेशर को बढ़ाते हो, करते हो ना, तो टेम्परेचर क्या होता है अपने आप, अंदर का टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाता है। तो वो कैसा सिस्टम हुआ, क्लोज सिस्टम हुआ, राइट। कुकर को खोल दो तो क्या हो जाएगा, ओपन सिस्टम हो जा रहा था, राइट। चलो, लेकिन भूगोल के संदर्भ में अगर हम ज्योग्राफी के रेस्पेक्ट में बात करें तो हम यहाँ पर प्रेशर कुकर का एग्जांपल नहीं रखेंगे। यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, यहाँ पर हम अर्थ के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। अब जब पृथ्वी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो प्रेशर कुकर को ना लेकर अगर हम उस प्रेशर कुकर को अर्थ मान लें, तो कुकर के अंदर का मतलब हो गया कि पृथ्वी के अंदर का पार्ट, इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ। ये कैसा सिस्टम हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोज सिस्टम। समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा है? पृथ्वी के अंदर का जो कुछ भी संगठन है, जो भी कंपोजिशन है उसका, जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी उसके डायमेंशंस हैं, जो भी उसके आयाम हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारा क्लोज सिस्टम। क्लोज तंत्र की, बंद तंत्र की तरह वो काम करेगा, जहां पर प्रेशर को बढ़ाने पर टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके अभी एविडेंसेस नहीं दिए हैं हमने आपको, अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, अभी मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, सिस्टम बता रहे हैं, अवधारणा बता रहे हैं कि जब ये सब बातें शुरू हो रही थी कि अब जाना है अंदर, तो कैसे चीजों को निकाला गया, एक एक स्टेप बार बार देखेंगे। चलिए, अब अगर हम यहां पर आते हैं ओपन तंत्र में या खुले तंत्र में, कि हम यहां पर बात करें, तो यहां पर हम क्या पाते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टू टेम्परेचर। तो यहां पर हम क्या देखें, अब पृथ्वी के जो ऊपर का पार्ट है, अब ऊपर क्या है हमारा, एटमॉस्फेयर। इसके रेस्पेक्ट में अगर आप देखें, ठीक है, वायुमंडल के रेस्पेक्ट में देखें, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चे क्या, ओपन सिस्टम। ठीक, इसके बारे में हम जो वायुमंडल बताएंगे तो वहां पर हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि ऐसा क्या हो रहा होता है, और ऐसा होता भी है। कल हमने बताया था आपको कि कल जो बताया था, नहीं बताया था हमने एटमॉस्फेयर, आपको नहीं बताया था ना, चलो अभी बता देंगे आपको। यहां पर हम देख रहे होते हैं कि जैसे यहां पर अभी आप बैठे, यहां का अभी टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो क्या करोगे आप, यहां का अगर अभी नंबर बढ़ा दिया जाए, आप लोग यहां पर 40 बच्चे बैठे हो, सपोज करो 40 बैठे हो, यहां पर भी 100 कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, यहां का टेम्परेचर अपने आप, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये क्या होगा, ओपन हुआ कि क्लोज हुआ, क्लोज सिस्टम हुआ। अभी मैं इसको ओपन कर दूं, इसको खोल दूं, तो क्या करेंगे आप, प्रेशर को रिलीज करेंगे आप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आइए बताते हैं। अब अगर हम यहां पर ओपन सिस्टम की यहां पर बात करें, तो ओपन, ज्यादा उबाल दिया क्या इसमें, अगर यहां पर हम ओपन सिस्टम की यहां पर बात करें, तो हम क्या पा रहे हैं, हम देखते हैं कि यहां पर अगर मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, एक कण है हमारे पास, अगर इनका तापमान हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स आपस से एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है ना, साइंस में तो हमने पढ़ा था इसको, मैटर के बारे में, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, याद आया कि टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो सॉलिड से वो लिक्विड हो रहा था, फिर और बढ़ाया तो लिक्विड से गैस हो रहा था। क्या हो रहा था वहां पर, वो एक्सपेंशन होता, प्रेशर जो था वो कम हो रहा था। जब प्रेशर कम हो रहा था तो डेंसिटी भी क्या हो रही थी, कम हो रही थी, घनत्व भी कम हो रहा था। इसके बारे में हम आते हैं बाद में, सब कुछ इस पर आ जाते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो यहां पर हमने क्या देखा कि ये क्या है, ये एक क्लोज सिस्टम है, ये एक बंद तंत्र है। तो यहां पर हमने देखा कि अब यहां पर हम इसका आकलन करेंगे कि अंदर अंदर क्या चीजें हैं भाई। ठीक, तो क्या देखा गया, लिखिए, अब यहां से लिखिए आप, ये डायग्राम बना लीजिए, यहां से लिखना शुरू करिए, फिर एक्सप्लेन करते हैं आपको। लिखिए, अप्रत्यक्ष प्रमाण, इनडायरेक्ट एविडेंसेस, इनडायरेक्ट एविडेंसेस, अप्रत्यक्ष प्रमाण। पहला,
पृथ्वी के आंतरिक भागों के भौतिक गुण। पृथ्वी के आंतरिक भाग के भौतिक गुण, थोड़ा स्पीड बढ़ा के लिखिएगा भाई। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ। और कृपया करके सभी लोग लिखिएगा, ज्ञानी मत बन जाइएगा कि हम लिख लेंगे, सब लिखिएगा। फर्स्ट, टेम्परेचर, तापमान। सेकेंड, प्रेशर, दाब। थर्ड, डेंसिटी, घनत्व। गणनाओं के आधार पर, गणनाओं के आधार पर, पैराग्राफ चेंज, गणनाओं के आधार पर, पैराग्राफ चेंज, गणनाओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशंस, गणनाओं के आधार पर हमें यह ज्ञात हुआ है कि वी आर अवेयर ऑफ दैट पृथ्वी का औसत घनत्व, द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज 5.5, 5.5। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। जो कि निम्न प्रकार से, विच इज सब डिवाइडेड इनटू, जो कि निम्न प्रकार से वर्गीकृत है, विच इज सब डिवाइडेड इनटू ए कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप 2.75, 2.75, ओशन 3, महासागर 3, तथा कोर एंड, तथा क्रोड एंड कोर, हिंदी में क्रोड बोलेंगे, इंग्लिश में क्रोड, कोर बोलेंगे उसको, एंड कोर। कितना है कोर का? 13 पॉइंट, अप्रोक्सीमेटली 13, लगभग 13। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भागों में प्रवेश किया जाता है, घनत्व बढ़ता जाता है। On all these calculations, we can find that as we move internally, the density increases. यह कारण अत्यधिक दाब हो सकता है। यहां पर यह लिखिएगा, हो सकता है नहीं। इसका कारण अत्यधिक दाब हो सकता है। इट मे बी बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर। नोट, इट मे बी हाई प्रेशर। नोट, केवल दाब के कारण, केवल दाब के कारण पृथ्वी का आंतरिक
पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व इतना नहीं है। नोट, just because due to pressure the density of the internal part of earth is not so high. दाब बढ़ने पर घनत्व एक सीमा तक बढ़ता है, उसके बाद वह स्थिर हो जाता है। Increasing the pressure, density rises to an extent and then it becomes constant. Clear? प्रमाण, evidences. अत्यधिक घनत्व वाले तत्वों का कोर में पाया जाना। हाई डेंसिटी elements found in core that are nickel and ferrous, NiFe, nickel and ferrous. ठीक है, पृथ्वी के 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच तापमान अपेक्षा से अधिक है। पृथ्वी के अंदर 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच तापमान अपेक्षा से अधिक है। लगभग 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस। Moving towards internal part from 100 kilometer to 200 kilometers, the temperature is very high, that is 1500 to 2000 degrees Celsius. Reason, कारण, रेडियो एक्टिव तत्वों का प्रचुरता में पाया जाना। Reason, presence of radioactive elements, जिसके कारण नाभिकीय विखंडन की क्रिया नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है तथा अत्यधिक ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अत्यधिक ऊष्मा उत्सर्जित होती है। क्या लिखा है इंग्लिश में आप लोगों ने? ड्यू टू विच न्यूक्लियर फिजन occurs
and very high amount of heat is liberated. जिस कारण तापमान अधिक हो जाता है, due to which the temperature increases. Temperature increases. परंतु बट नोट एग्जांपल में इसमें लिएगा, मतलब पैराग्राफ चेंज करके, परंतु बट यह पूरी जगह समान रूप से वितरित नहीं है, बट दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली डिवाइडेड. क्लियर? यहां समझ में आया? आगे बढ़ जाते. सेकेंड एविडेंस. सेकेंड एविडेंस, सिस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान. पृथ्वी के आंतरिक भागों में चट्टानों के खिसकने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, पृथ्वी के आंतरिक भागों में चट्टानों के खिसकने से, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, चट्टानों के खिसकना, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा. अपने आंसर्स में जहां पर भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखे वहां पर प्लीज अंडरलाइन कर दीजिएगा, यहां पर नहीं, अपने आंसर में जो आप एग्जाम में लिख रहे हो. ठीक है, अंडरलाइन. अच्छा, आपको ये पता है कि नहीं, 2 पेन से नहीं लिखा जाता मेंस में, एक ही पेन से लिखेंगे आप. ये नहीं कि नीला, हला, काला, पीला, स्केच पेन लेके गए डायग्राम बना रहे हैं, वो सब मत करिए, वो सब हाई स्कूल में होता था, अब यहाँ नहीं करना है. हाँ? नहीं, एक कलर, चाहे ब्लैक है चाहे ब्लू, कोशिश करिए ब्लैक लेके चलिए, कोशिश करिए ब्लैक लेके. ब्लैक जो होता है प्रेजेंटेबल होता है, ज्यादा साफ दिखता है. ब्लू में थोड़ा सा गंद कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है. ब्लैक प्रेजेंटेबल होता है कलर, अच्छा माना जाता है. ब्लैक कलर यूज करिए. डायग्राम जहां भी बनाइए उसके बगल में एक ऐसे डिब्बा बना दीजिए, बॉक्स बना दीजिए, तो वो 3D इफेक्ट देता है. कभी कुछ छोटी चीजें हैं वो कभी कभी दिमाग में आती तो निकलता है. जैसे आपने कोई डायग्राम बनाया, कुछ भी बनाया, आपने कोई मैप बनाया है ना, तो कुछ नहीं, स्केल से नहीं होना रहता है. ऐसे नहीं इसको स्केल से डिब्बा बना रहे हो, उसका टाइम नहीं होगा आपके पास. सीधा फटाफट ऐसे सिंपल लिया, और ये आदत डालिए, ये ऐसे लाइन ना बन जाए. जब अभी आप प्रैक्टिस करेंगे ना अपने कॉपी पर, धीरे धीरे आंसर लिखेंगे तो अपने आप आपकी आदत पड़ जाएगी. ये एक सतत प्रक्रिया है, एक दिन में नहीं आप आंसर लिखने बैठ जाएंगे. इसलिए मैंने कल बताया था आपको, धीरे धीरे आदत पड़ेगी आपकी लिखने की. ठीक है, आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो अपने आप चीजें चल रही होंगी, आपको प्लान नहीं करना पड़ेगा कि अब क्या करें इसमें. और वो कैसे आएगा, वो धीरे धीरे ही आएगा, धीरे धीरे करते करते. कोशिश करिए. तो जब भी डायग्राम बनाइए ऐसे करिए, और जहां पर भी कुछ लिखिए आपको लग रहा है कि ये पढ़ना चाहिए एग्जामिनर को, ये हमने स्पेशली लिखा है उसके लिए, तो वहां पर उसको अंडरलाइन कर. हाँ क्या? नहीं, नोट वोट नहीं भाई, उसको तो आप पढ़ा तो नहीं रहे हैं. स्टार पॉइंट, फ्लो चार्ट बना दीजिए, ऐसे कर दीजिए, या स्टार पॉइंट लगा दीजिए. नंबर जो कराइएगा, कभी कभार आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे 500 जैसे आया ना, आपने 4-5 पेज का आंसर है मान लिया, और उसमें कई सारे पॉइंट्स लिखने हैं आपको. ठीक है,
तो ये सपोज करिए पहले आपने लिखा नंबर ए, पहला पॉइंट, फिर आपने ए डाल दिया इसी के बाद वाले पॉइंट को, फिर आपने कभी मूड करके ये कर गया, याद ही नहीं है कि पहले क्या डाले थे और टाइम भी नहीं पीछे पलट के देख ले हम, तो ये गलत कर देगा। इसका मतलब ये इसका सब पार्ट हो गया, ये इसका सब पार्ट हो गया। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? ये करते हैं बच्चे, आंसर्स का हमने चेक किया, मुझे पता रहता है बच्चों का, ये करते हैं, यहाँ प्रैक्टिस वैसे ही करेंगे और फिर वही चीज निकलेगा एग्जाम में भी। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर क्वेश्चन लिख रहे हैं तो ऐसा लिखा फिर ऐसा लिखा, इसके अंदर जाना है अगर आपको तो हाँ ठीक, कुछ भी आप अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो का लिख दीजिए, खा लिख दीजिए, वैसे कोशिश करिए का खा मत लीजिए, खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक, तो ये कर लीजिए, 1 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, फिर 2 पर आ गए तो फिर यहाँ 1 कर लीजिए, फिर 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए। ठीक, मतलब न्यूमेरिक कर लीजिए ऐसे करके, अल्फा न्यूमेरिक करके ऐसे बना लीजिए पॉइंट, और जहां भी आपको लगे उसको ऐसे कर लीजिए। अवॉइड करिए शब्दों के साथ हेडिंग मत डालिएगा। जैसे आप देख रहे हैं मैंने एक भी हेडिंग डलवाई, इसमें डलवाई, जहां पे डलवाई है वो सीधे कहां डलवाया, भूकंप विज्ञान, वो एविडेंस ही सीधे डाल दिया हमने। ठीक, अवॉइड करिए हेडिंग ना डालने को, शब्द आपके बचते हैं, जहां पर शब्दों का खेल होता है वहां पर शब्द बचते हैं आपके, आप वही हेडिंग लिखेंगे उसी हेडिंग का, फिर आप उसी शब्द को फिर लिखेंगे आप कि भूकंप विज्ञान इसे कहते हैं, नहीं, सीधे लिखा आपने परिभाषा, जैसे मैंने लिखा है ना, पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों के खिसकने से जो ऊर्जा, अभी आगे शब्द आएगा इसे हम भूकंप कहेंगे, तो उसी भूकंप को अंडरलाइन कर दीजिए, वो समझ जाएगा कि ये परिभाषा है भूकंप की और आप भूकंप के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं समझ में आया? हेडिंग को अवॉइड करिए, जगह लेगा, आपके शब्द कुछ कम हो जाएंगे। ठीक, जहां पर शब्दों का खेल होगा वहां पर आपको खेलना पड़ेगा एग्जामिनर के साथ में, आप उसके साथ खेलिए कि वो आपके साथ खेल रहा है एग्जामिनर, शब्द आपको लिमिट कर दिया ना कि आपको इतने में लिखना है, लिमिट तो क्यों नहीं है, 500 वर्ड लिमिट ही तो है। कितने में मतलब बी कॉपी मिलेगी आपको, बी कॉपी मिलेगी क्या आपको? बी कॉपी नहीं मिलती भाई, बी कॉपी नहीं मिलेगी आपको, एक ही कॉपी मिलती, बी सी नहीं मिलेगी भाई। मेंस में जहां तक मुझे पता है, अब जेपीएससी का क्या सिद्धांत है यहाँ का नहीं पता कि क्या करने वाले हैं, मुझे नहीं पता, जहां तक हमें पता है कि मेंस की कॉपी आपको एक मिलती है, उसी में करना होता है आपको, ये नहीं कि बीए बीएससी की तरह आप हाई स्कूल की तरह बी कॉपी, सी कॉपी, डी कॉपी, ई कॉपी, गड्ढा जा रहा है वहां। हाँ, किसमें नहीं मिलता? हाई स्कूल में नहीं मिलता, हम ही लिखे हैं, हिस्ट्री पेपर में गड्ढा बना के भेजे थे हम। हाँ सब लिखे हैं, सब लिखते हैं। कुछ वर्ड लिमिट नहीं रखी क्या उसकी? चालीस शब्द का है तो 400 शब्द बहुत हो जाएगा, 400 शब्द, 500 वर्ड लेके 400, 500 वर्ड लेके चलिए, प्लस माइनस 50 वर्ड, इतना लेके चलिए। ठीक है, चलिए आइए आइए आइए, समझ में आया कि नहीं जो बता रहे हैं आपको? अंडरलाइन जरूर करिएगा और डिब्बा जरूर बना दीजिएगा डायग्राम में, 3D इफेक्ट मिलता है खासतौर से साइंस में और ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में तो आपको मिलेगा नहीं, बाकी विषयों में तो आपको मिलेगा नहीं, टेक्निकल जो सब्जेक्ट होते हैं वहां पर आपको डायग्राम्स की हेल्प मिलेगी आपको। मैप बना रहे हैं, फटाफट मैप बनाए, और मैप ऐसे मत बनाइएगा कभी, आप लोग जो बता रहे हैं आपको, कभी मैप जो बनाइए मेंस के आंसर्स में, कभी मैप ये ऐसे 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 वैसे वाला मत बनाइए कि ऐसे 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 कर रहे हैं आप लोग, ऐसे 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 कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, ये सब मत करिएगा। नहीं समझ में आया? कुछ लोग बनाते हैं ना जम्मू कश्मीर तो ऐसे ऐसे बनाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, ये किया, ऐसे ऐसे किया, ये कुछ नहीं, मेक इट वेरी शार्प एंड क्लियर। हो गया, साफ बनाइए, क्लियर बनाइए, ये नहीं कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं आप, सीधे बनाइए ना, ये ऐसे बनाया, ये हो गया आपका गुजरात। अरे भाई यही नंबर है आपको, अरे ऐसे करने से नंबर दे देगा, ये करने से नंबर दे देगा, आपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं बच्चा। किसका? आप बनाइए ना महाराज, टेंशन नहीं, ये ऐसे करिए, हो गया। अब बताइए, अभी आपको दिखा रहे हैं हम आपको, ये अच्छा लग रहा है कि
ये अच्छा लग रहा है। साफ कौन सा लग रहा है आपको? अगर आप यहां पर आपको प्लॉटिंग करने, यहां छोटे बड़े मत जाइएगा, प्लॉटिंग करने की बात आए, सपोज कि आपको प्लॉट करना है कोई चीज, झरिया प्लॉट करना है आपको, रानीगंज प्लॉट करना है आपको, तो कौन सा अच्छा, कहां पर आप अच्छे से प्लॉट कर पाएंगे? यहां पर कि यहां पर? शार्प वाले पर आप अच्छे से प्लॉट कर पाएंगे, आप बता पाएंगे ये है झरिया। वहां ढूंढिए आपकी कहां पर, कौन से किस किनारे पर है वो, आप भी कंफ्यूज, वो भी कंफ्यूज, और नंबर खत्म, उसी कंफ्यूजन नंबर गया आपका। शार्प बनाइए, क्लियर साफ दिखेगा आपको। समझ में आया? चलिए, क्या लिखा है? नहीं नहीं, लिखा लाइन क्या लिखी? उत्पन्न होती है, ब्रैकेट में, गतिज या स्थितिक, स्थितिज, गतिज या स्थितिज। अभी लिखवा रहे, इंग्लिश में लिख जाइएगा। वह तरंगों के माध्यम से संचलित होती है, वह तरंगों के माध्यम से संचलित होती है। रूल्ड कॉपी है कि प्लेन कॉपी है? रूल्ड है ना, तब ठीक है, वरना मत लिखिएगा। जैसे यूपीएससी में भाई रूल नहीं मिलता है, तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि वो लोग ऐसी कॉपी में लिखे, प्लेन कॉपी में, वरना शुरू करेंगे उठाएंगे पाकिस्तान से और पहुंचेंगे लद्दाख ऐसे में, और नंबर कटता है इसमें। राइटिंग थोड़ी सी अच्छी रखिएगा, जिसकी राइटिंग खराब है लिखने वाले डाल दिए साफ साफ, थोड़ा तेज, और शब्दों को शब्द सही दिखे। हाशिया लोग नहीं लिख बनाते हैं, ये जैसे लिखते ना कुछ लिखे घर, तो ये नहीं लिखते हैं ऊपर वाला, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, पाई, क्या बोलते हैं, अब जो भी बोलते हैं, ये नहीं ऐसे लिख देंगे, ऐसे ये घर, ये सब नहीं करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, मूड खराब हो जाएगा, बीवी से लड़के आया होगा तो मार देगा आपको, नंबर उड़ा देगा वो। हाँ, वो मार देगा, पक्का मार देगा नंबर। जैसे होगा ना कि आप हमारा लिख रहे हो तो बहुत जल्दी कि छोड़ दिया ना, कितना भी जल्दी हो ये कर दीजिए कि मिला उला के ऐसे कर दीजिए, लेकिन यहां लिख बना दीजिए, ये इफेक्ट मिलता है आपका। बताइए, हमारा दोनों जगह लिखा है आपने, लेकिन देखिए गंदगी, ये ज्यादा गंदा है ना, लेकिन अच्छा ये लग रहा होगा, भले ही गंदा है, ये इससे ज्यादा गंदा लिखा हुआ है हमने ये। हाँ, मार्क सब मिला दिया हमने आपस में, लेकिन फिर भी इससे साफ दिख रहा हो कि ये बहुत सही है, ये करना चाहिए। इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में तो आप फ्री हैं, हाशिया पाई की जरूरत ही नहीं है, खींचो जितना खींच पाओ, साफ शब्दों में लिखिएगा। चलिए आइए, क्या लिखा? हाँ, संचलित होते हुए, संचलित होते हुए भूपर पट्टी या क्रस्ट, भूपर पट्टी या क्रस्ट, क्रस्ट मतलब ऊपरी भाग, क्रस्ट पर कंपन उत्पन्न करती है, जिसे भूकंप कहते हैं। जिसे भूकंप कहते हैं। इन द इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ, द एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल, द एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल is generated due to vibrations of rocks and a waveform is generated, and a waveform is generated which propagate on the crust
इट इज नोन एज अर्थक्वेक। अंडरलाइन। आप लोगों ने लिखा जो हिंदी में उसको लिख दीजिए, भूकंप लिखा है ना, भूकंप कहते हैं, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। भूकंप कहते हैं, अंडरलाइन। जिस पेन से लिखिए उस पेन को आदत डालिए उसी पेन से लिखने की। ये नहीं कि मेंस के दो दिन पहले पापा जी आपके लेके आए पेन, बेटा ये शुभ है इससे लिखो। अरे होता है, तो आप लोग लिखने बैठ गए उसी से। मम्मी आप पूजा करके लाई, बेटा इससे लिखोगे, तो बेटा जी उसी लिख चले गए, तो बेटा जी गड़बड़ा देंगे फिर आप। जिस पेन से आदत डाल रहे हैं कृपया करके उसी पेन को लिखिए, और कोशिश करिए रिफिल वाले पेन से लिखने की। एग्जाम टाइम में जैसे कुछ हो रहा तो रिफिल चेंज कर दिया, ये जो होता है ना ये वाले पेन लिखो, फेंको वाले सब मत लिखिएगा। आदत पड़ती है पेन की, पेन दबाने की आदत पड़ती है। कम समय में 500 शब्दों लिखना पर बहुत कुछ इफेक्ट पड़ता है। समझ में आ रहा है? दबाव नहीं दे रहे हैं, बता रहे हैं आदत डालिएगा। रिफिल वाले पेन यूज करिए कि एग्जाम में कई बार होता है ऐसा, और उसी के 3-4 पेन ले लीजिए, रिफिल बदलने का टाइम नहीं मिलेगा। अब आप लोगों का नहीं पता, हम यूपीएससी का बता रहे हैं भाई, हम उसी से आंकड़ा लगा रहे हैं आप लोगों का, क्योंकि मेंस वहां भी देना होता है, यूपी पीसीएस में भी, पीसीएस में भी, और यूपीएससी में भी, और आप लोग जेपीएससी में भी। वहां का आंकड़ा बता रहे हैं हम आपको। लिखने का तरीका होता है, पेन रिफिल भरने का टाइम नहीं मिलता है, रखा और अगला शुरू उठा के लिखना शुरू कर दिया। लेकिन जो रखिए वही रखिए, क्योंकि प्रेशर इफेक्ट डालेगा आपके। कितनी तेजी से लिख रहे हैं आप, वो इफेक्ट डालेगा। नहीं समझ में आया? दिखाइए, ये दबा रहे हैं आप ना, जिसे लिख रहे हैं, अभी इसी को मोटा कर देंगे तो लिखना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। ये इसको थोड़ा सा मोटा कर दीजिए ना, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा लिखना। अगर आदत इसी की पड़ी है तो उसी पेन को लिखिए, आदत पड़ जाएगी, टेंशन ना लीजिए। सब ज्ञान हम जो दे रहे हैं आपको, अपने अपने आप आदत पड़ जाएगी। जेल पेन से मत लिखिएगा, इंक पेन से मत लिखिएगा। अरे होंगे एक आध लोग, अरे आप लोग नहीं महाराज, जेपीएससी में बहुत लोग होंगे ना, सब थोड़ा ना यहाँ आए होंगे रामकृष्ण आईएएस अकेडमी में, कुछ बाहर भी होंगे, इतना तैयारी कर रहे होंगे। ठीक, चलिए लिख लिया। क्या लिखा? नोन एज अर्थक्वेक्स, and the study is known as seismology, and the study is known as seismology, तथा इसके अध्ययन को भूकंप विज्ञान कहते हैं। तथा इसके अध्ययन को भूकंप विज्ञान कहते हैं। कारण, रीजंस। अब ऐसी हेडिंग आप डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका लिखिएगा मत इसके आगे, इसके निम्नलिखित कारण हैं, ये सब नहीं लिखना है। कारण हेडिंग 1, नंबर 1 सीधा। चलिए, कारण पहला, विवर्तनिकी, टेक्टोनिक्स। विवर्तनिकी, टेक्टोनिक्स। अभी ये शब्द नया लग रहा है, कल ये शब्द बहुत पुराना हो जाएगा आप लोगों के लिए, जब हम इसके बारे में बता चुके होंगे। अभी लिख लीजिए, विवर्तनिकी, टेक्टोनिक्स, दोनों के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए। टेक्टोनिक्स। सेकेंड, ज्वालामुखी, वॉल्केनिज्म। सेकेंड, ज्वालामुखी, वॉल्केनिज्म। थर्ड, मानव जनित, मानव जनित, ह्यूमन कॉज्ड, ह्यूमन कॉजेस, मानव जनित। अब ह्यूमन कॉजेस में बहुत कुछ हो सकता है, एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, बॉम्बिंग, वही बॉम्बिंग ले लिया हमने, कुछ भी ले लो, एक्सप्लोरेशन बहुत कुछ हो सकता है। ज्यादा माइनिंग, वो माइनिंग हमने ज्यादा कर दी, हजारीबाग के किनारे किनारे खोद दीजिए आप, तो यहाँ रुकेगा ये हजारीबाग? नहीं रुकेगा, दबाव उठेगा, क्योंकि नीचे की डेंसिटी कम हो चुकी होगी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये फिर प्रेशर, प्लेट पर प्रेशर पड़ेगा, और जब प्लेट पर प्रेशर पड़ेगा तो क्या करेगा, वो प्लेट्स मूव करेंगी। लेकिन ये मानव, ये क्या कर रहे हैं, ये प्राकृतिक नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, ये आपने किया है इसको। यही होगा, यही है ही है, ज्यादा माइनिंग हो रही है वहां पर, ठीक है। धूमकेतुओं का गिरना, ये क्या है, ये प्राकृतिक कारण है, क्योंकि क्या होगा, जब गिरेंगे तो वो प्लेट्स पर इफेक्ट डालेगा, ठीक है ना।
ये सब प्राकृतिक कारण में आप लिख सकते हैं इसको। जैसे तो आ गया क्वेश्चन इसी पर आ गया, ज्वालामुखीयता पर ही आ गया। ठीक है कि आपको इसी पर कोई क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि ये है आपके सिलेबस में है ना ज्वालामुखी, है ना, तो यही अगर आ गया क्वेश्चन तो उसमें आप ये सब पॉइंट्स लिख सकते हैं कि आपने पहले इसको डिफाइन कर लिया ज्वालामुखी होता क्या है, और इसको आपने उसमें भी डाल दिया, किसमें, इंटरनल स्ट्रक्चर में भी डाल दिया। ठीक, क्योंकि उसी के जो हमने लिखा है तरंगे उत्पन्न होती हैं, उन तरंगों का अध्ययन ही अभी हम करेंगे, किसके लिए, इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के अध्ययन के लिए। चलिए क्या लिखा आपने, मानव जन्म, 3 हो गए, लिखवाएं इसको अंदर अंदर कुछ लिखवाएं क्या, लिख लेंगे तो बताइए, नहीं कुछ लिखवाना बताइए, क्या लिखवाएं, क्या इसमें हम विवर्तन की अभी लिखवाएंगे कल आपको, ज्वालामुखी अभी लिखवाएंगे और मानव जन्म बता दिया आपको। चलिए आगे लिखिए। जिस स्थान पर चट्टानें खिसकती हैं, द प्लेस वेयर द रॉक्स आर डिस्प्लेस्ड, अथवा भूकंप की उत्पत्ति होती है, अथवा भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसे फोकस या हाइपोसेंटर, सब लिख लीजिएगा आप लोग, हिंदी वाले भी लिखिएगा, इस तीनों शब्द फोकस, हाइपोसेंटर या अभिकेंद्र कहते हैं। द प्लेस वेयर, लिखवाया होगा ना, द प्लेस वेयर रॉक्स आर डिस्प्लेस्ड, और earthquakes are produced, generated, formed, anything, उत्पन्न होना, generate is known as focus or hypocenter. फोकस के निकटतम धरातल के स्थान को, फोकस के निकटतम धरातल के स्थान को अधिकेंद्र, अधिकेंद्र, वो अभी था, ये अधि है, अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। फोकस के निकटतम धरातल के स्थान को, फोकस के निकटतम धरातल के स्थान को अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। द पॉइंट नियर द फोकस ऑन द क्रस्ट और ऑन द सरफेस, ब्रैकेट में सरफेस, क्रस्ट ब्रैकेट में सरफेस, इज नोन एज एपिसेंटर, नोन एज एपिसेंटर। देखिए आ जाइए, अब पूरी की पूरी कहानी फटाफट समझ लीजिए। यहां पर कुछ नहीं बताया है मैंने, क्या बताया, देखिए 2 प्लेट्स हैं, ये 2 प्लेट है, कल इसके बारे में फिर से बताएंगे, यहां पर हम सिर्फ एक प्लेट के धारण ले रहे हैं, ठीक है, 2 प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स आपस में क्या हो रहा है, घिस रही हैं, कुछ भी हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, या तो कन्वर्ज हो जाए या तो डाइवर्ज हो जाए, एनीथिंग, मूवमेंट हो, वाइब्रेशंस हो, तो क्या होगा, कुछ वेव्स कुछ वेव्स बाहर निकलेंगी, इनके कंपन से कुछ वेव्स बाहर निकलती है, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स। या ऐसे हम बोलेंगे भूकंपीय तरंगें, बताएंगे अभी आपको इसके बारे में, ठीक है। जिस जगह से ये निकला है, जैसे सपोज करिए ये हमारी पृथ्वी है और मानो यहां से निकला, ये यहां पे मूवमेंट हुआ प्लेट्स का, सपोज करो, तो जिस जगह पर हुआ उसे हम क्या बोलेंगे,
फोकस, और इसके निकटतम, चाहे इधर चाहे उधर, कहीं पर भी हो सकता है, ये सपोज करो ये इसका निकटतम स्थान है, तो ये क्या है? एपिसेंटर। एपिसेंटर वो पॉइंट है जहां पर सबसे पहली बार सिस्मोग्राफ पर क्या हुआ है? वाइब्रेशन हमें दिखने को मिला है। सिस्मोग्राफ क्या होता है? भूकंप मापी बोलते हैं। भूकंप को मापने का जो यंत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। समझ में आया? 3 प्रकार की वेव्स उसमें इफेक्ट दिखाती हैं। पहली बार प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंगें, जो सबसे पहले आती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक या प्राइमरी। उसके बाद आती है सेकेंडरी वेव्स या एस वेव्स, और सबसे लास्ट में आती है एल वेव्स या लव वेव्स भी बोलते हैं उसको। ठीक, कई कई नाम है उसके। ठीक है, धरातलीय सरफेस वेव्स भी बोलते हैं। चलिए, ये समझ में आया? अभी आएंगे उसको, हम यहां बताएंगे आपको। ये है हमारा एपिसेंटर या अधिकेंद्र। इसे हम फोकस, हाइपोसेंटर या अभिकेंद्र भी बोलते हैं। अब एग्जाम में आपको ये पॉइंट डायग्राम बनाना जरूरी है। ये नहीं बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बनाइए या ना बनाइए, कोई मतलब नहीं, लेकिन ये डायग्राम बनाना जरूरी है। ठीक, और बनाकर एक डिब्बा बना दिया तो एक 3D इफेक्ट मिलता है। ठीक, ठीक, हाँ हाँ, पेंसिल वेंसिल नहीं, टाइम नहीं रहेगा आपके पास भाई, पेंसिल वेंसिल मत कराइएगा, पेन से सीधे साफ बनाइए। अच्छे पेनों का विश्लेषण कर लीजिए आजकल जाके मार्केट में। वाले पेन मत लीजिए, इसमें इंक निकलती है बाद में, नहीं समझ में आया? ऐसा आता है ना जिसमें पीछे से वो कभी कभार जाते नहीं तो इंक पार फेंक देता है, ब्लॉटिंग आ जाती है। वो सब मत लीजिए, कोई अच्छा पेन जाके ले लीजिए मार्केट से, अच्छा ठीक ठाक। पार्कर वार्कर मत उठा लीजिएगा, मतलब ठीक ठाक 20-25 रुपए का एक अच्छा पेन आता है, वो लिख लीजिए, ले लीजिए, उसी के 4-5 पेन ले लीजिए। हमारा पेन कौन सा था, नाम ही भूल गया उसका, एक बड़ा अच्छा पेन होता है, वो कैप वाला होता है। नामकरण एक साइड, एक साइड, चाहे इधर चाहे उधर, जहां आपको जगह मिले, एक साइड। ये नहीं कि ऐसे ऐसे 4 जगह दिखा दिया आपने, सूरज बना दिया, नहीं, एक जगह से, एक तरफ से। ठीक, चलिए। भूकंप का मापन 2 प्रकार से किया जा सकता है। भूकंप का मापन 2 प्रकार से किया जा सकता है। ये क्वेश्चन डिक्लेयर्ड है, अगर पेपर टफ बना तो। अगर पेपर टफ बना तो ऑब्जेक्टिव पेपर में ये क्वेश्चन डिक्लेयर्ड है, ये वाला जो हम लिखवा रहे हैं अब, ये पॉइंट। भूकंप के मापन को 2 प्रकार से किया जा सकता है। अर्थक्वेक कैन बी मेजर्ड इन 2 ways. फर्स्ट, परिमाण, मैग्नीट्यूड। पहला परिमाण, 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 अरे महाराज, परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाण। आना तो बोले, परिमाण। आप ना आना तो बोल रहे हैं, आप उसको ना बोलते, परिमाण बोलते हो। परिमाण, अड़ा, आप ना बोलिए, हम अड़ा बोलते हैं उसको, अड़ा होता है ये, शुद्ध हिंदी में इसको अड़ा बोलते हैं। परिमाण, इसको क्या बोलोगे? प्रमाण। ये इसको क्या बोलते हो आप लोग? ना बोलते हो? ये प्रमाण होता है ना, अड़ा, प्रमाण। अब लिखो, प्रमाण बोलो, कुछ भी बोलो। स्पोकन में और लिखने में अंदर हो जाता है ना। स्पोकन इंग्लिश में आप प्रमाण लिख दो, गलत हो जाएगा। प्रमाण कोई शब्द ही नहीं होता है, प्रमाण बोलोगे, अड़ा होता है ये। क्या, चलो आओ, क्या लिखा? परिमाण, मैग्नीट्यूड, इसी में मैग्नीट्यूड, इंग्लिश में बोलेंगे मैग्नीट्यूड।
सेकेंड, तीव्रता, इंटेंसिटी, तीव्रता, इंटेंसिटी, क्लियर, तीव्रता या इंटेंसिटी। किसी भी, नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी भूकंप के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा को, किसी भी भूकंप के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा को उसका परिमाण कहते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड ड्यूरिंग अर्थक्वेक इज मैग्नीट्यूड। जहां लिखा है ना कहते हैं, उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, क्या कहते हैं, परिमाण को परिमाण कहते हैं ना, लिख लीजिएगा, परिमाण को अंडरलाइन कर दीजिएगा, परिमाण कहते हैं, परिमाण कहते हैं। ये आप लोगों के लिए भी आसान रहेगा। अभी जैसे कभी आप भविष्य में पढ़ रहे हैं तो दिखेगा ना कि यहां परिमाण लिखा है, वरना पूरा पूरा पेज पढ़ना पड़ेगा आपको, ऐसे समझिए, परिमाण कहते हैं। तथा धरातल पर उत्पन्न गति, धरातल पर उत्पन्न गति ब्रैकेट में दोलन, दोलन को उसकी तीव्रता कहते हैं। एंड वाइब्रेशंस, ब्रैकेट में ऑसिलेशंस, वाइब्रेशंस ब्रैकेट में ऑसिलेशंस, generated on the surface is known as intensity. परिमाण को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड इन रिक्टर स्केल। तथा तीव्रता को मर्कैली स्केल पे मापा जाता है। एंड इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन मर्कैली स्केल। इस पॉइंट को डिब्बा बना लो और ये इंपॉर्टेंट डाल दो। अगर पेपर टफ बना तो ये क्वेश्चन डालेगा। पूछता है ये क्वेश्चन, मर्कैली और वो क्वेश्चन जो बताता है ना कि किससे क्या नापते हैं, उसको बना लो, कहीं पर लिख लो उसमें, है ना, ये पॉइंट पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये। चलो अब आ जाओ जहां पर आपको अपना ज्ञान दिखाना है कि हम ज्ञानी हैं, जहां पर आपको 120 प्लस नंबर उठाने हैं। लिखिए इसी पर, इसी आंसर को लिखिए। तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटेंसिटी। ये पॉइंट केवल और केवल तब लिखिएगा जब आपके पास समय हो।
ठीक है, कहीं पर लिख लीजिए, कहीं अपनी भाषा में कहीं पर कोट लिख लीजिए कि जब समय हो तभी ये पॉइंट लिखिएगा, क्योंकि ज्यादा ज्ञान उड़ेल दिया, एग्जामिनर कंफ्यूज हो गया तो फिर वो अपना ज्ञान आपको दिखाएगा, उसका ज्ञान आपको पता है, नंबर काटना शुरू करेगा। इसीलिए जब आप एक्सप्लेन कर पाए अच्छे शब्दों में अपने, तभी इसको, इस पॉइंट को लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, परिमाण। पहला, मैग्नीट्यूड, परिमाण। दूसरा, सेकेंड, धरातलीय प्रकृति, धरातलीय शैलों की प्रकृति, धरातलीय शैलों की प्रकृति, नेचर एंड द शेप ऑफ रॉक्स, नेचर एंड द शेप ऑफ रॉक्स। सेकेंड, थर्ड, भूकंप केंद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, सॉरी, डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस। डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस। फोर्थ, अभिकेंद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर, दोनों का डिस्टेंस, मतलब यहां से डिस्टेंस फोकस से और एपिसेंटर से कितना डिस्टेंस पर है, ये बताएगा कि क्या प्रभाव पड़ रहा है। कुछ कर पाएंगे इस पर विश्लेषण, इन 4 पॉइंट्स पर? चलिए बताइए, जितना लिखवाए तो समझ में आ रहा है पक्का कि बाउंस कर रहा है? नहीं, यहां ये वाला नहीं, जितना उससे पहले लिखवाया, इन 4 पॉइंट्स के पहले जो कुछ कहानी चली है, समझ में आया कि सब बाउंस कर रहा है? अरे वो नहीं, उसके पहले वाला पॉइंट जो कुछ उससे लिखवाया है हमने अभी तक, 1-2 पेज जो लिखवाया है, उसमें कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? देखो आवाज ही नहीं आ रही है, जोर से बोलो सब लोग। आया? जोर से। चलो हाँ बताओ, चलो कुछ डिस्कस करते हैं 4 पॉइंट पर फटाफट। पहला पॉइंट बताओ, वो क्लियर है आपको? परिमाण ज्यादा होगा तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो वो अपना एफर्ट दिखाएगा, ज्यादा प्रभाव डालेगा अपना। दूसरा, शैलों की प्रकृति, यहां बताइए, इस पर आपसे ज्ञान उड़ेलेगा वो आपसे। यहां बताइए कि अगर किस प्रकार के शैल हो, कैसा शैल हो तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, कब कैसा शैल नहीं हो तो कम इफेक्ट पड़ेगा। कैसा होना चाहिए रॉक सिस्टम, कैसा होना चाहिए वहां का रॉक्स कैसे होने चाहिए? मतलब सॉलिड होना, रिजिड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए? वही बताना है आपको, वही तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपके दिमाग से निकालने क्या होगा। अगर रिजिड होगा तो क्या होगा? अगर हिमालय पर भूकंप आया और विंध्या पर भूकंप आया, दोनों में क्या अंतर है? नहीं, डिस्ट्रक्शन से हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम इंटेंसिटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या लिखवाया है? तीव्रता को प्रभावित करने वाले इंटेंसिटी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, समझिएगा, माइंड इट। मैं इफेक्ट की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपदा की यहाँ पर बात ही नहीं कर रहा हूं आपसे। मैं डिजास्टर्स नॉन डिजास्टर्स की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूं कि आप चोटी पर बैठे हो, भूकंप आया उड़ जाइए, हम वहां बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि परिमाण, कौन कौन से चीजें तीव्रता को इफेक्ट करेंगी, इंटेंसिटी को बढ़ाएंगी, कहां पर ज्यादा इंटेंसिटी होगी, कहां पर कम इंटेंसिटी होगी। तो परिमाण का तो क्लियर हो गया आपका कि परिमाण ज्यादा तो इंटेंसिटी ज्यादा, कि क्लियर हो दिमाग में, यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, वो सब वो आ गया दिमाग में, उसमें कोई टेंशन नहीं, उसको सीधा लिख दिया तो वो तो समझ जाएगा। यहां पर बताइए रॉक सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? किसका? क्यों? कहां के रॉक्स ज्यादा हार्ड है? विंध्या के कि डेक्कन प्लेटू के, सॉरी डेक्कन प्लेटू के या हिमालयन के? कहां के सॉफ्ट हैं, कहां के हार्ड हैं? हार्ड है, डेक्कन के ज्यादा हार्ड है ना? रॉक सिस्टम अभी पढ़ाए तो थे हमने, थोड़ा बहुत ही बताए थे लेकिन ज्यादा नहीं बता पाए थे। विंध्या की जो रॉक्स है, मतलब हमारे जो डेक्कन प्लेटू के रॉक्स है जो हमारे, ठीक है, विंध्या हमारा प्लेट बनाते हैं ना, विंध्या हमारी बॉर्डर बनाता है डेक्कन प्लेटू को। तो जो डेक्कन प्लेटू का हमारा जो भी डेक्कन प्लेटू है, मतलब दक्कन का पठार जो भी है, ठीक है, दक्कन का पठार की जो रॉक्स है वो थोड़े से क्या है, हार्ड है, कठोर है ना।
तो वहां पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जो हमारे हिमालय हैं, या जहां पर हिमालय के एग्जाम्पल मत लीजिए, सॉफ्ट रॉक्स है, हिमालय मत लिखिएगा, वहां पर सॉफ्ट रॉक्स हैं जो फ्लेक्सिबल हैं, वहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 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 बताओ भाई, सब लोग बताओ, देखो एक ही आंसर, दो आंसर निकला, सभी लोग सोचो बेटा, बताइए। मीन्स नहीं देना है, देना है ना? है पीटी तैयारी कर रहे हो, मीन्स नहीं दोगे, फिर आगे फिर पढ़ना है। चलो हाँ बताओ, सोचो क्या सी दिमाग में आ रहा हो, कुछ तो होता है ना, कभी कभी ऐसा एग्जाम में आता है ना कि कुछ नहीं आता है, तो अपना पूर्व ज्ञान दिमाग में आता है, तो निकालो पूर्व ज्ञान, लगाओ, कुछ सोचो ना, ऐसा थोड़ी ना बैठ के कुछ हम जो सर बोल दे वही सही, ऐसा नहीं होता। सोचिए, दिमाग लगाइए कि क्या हो सकता है अगर रॉक्स हार्ड हैं, तो वेव फॉर्म कैसे जाएगा? वेव फॉर्म जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि इंटेंसिटी तभी बढ़ेगी जब वेव फॉर्म यहां से यहां पहुंच जाए। तो वही तो मैं पूछ रहा हूं। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये चलो ये बताओ मुझे, चलो दिमाग थोड़ा सा हटाओ, यहां दिमाग हटाओ। भूकंप पानी में आए और भूकंप लैंड पर आए, तो कौन सा ज्यादा इफेक्ट होगा? तो अब फिर नहीं समझ पाए आप। मॉलिक्यूल्स कहां के ज्यादा सॉफ्ट है, वाटर के कि लैंड के? वाटर के ना, क्योंकि वेव फॉर्म तभी जाएगी कि जब उसके साथ लिपट के आगे बढ़ रही हो ना। अगर एक वेव फॉर्म यहां पड़ा है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, तो मेरे पास से यहां तक जाने के बीच में क्या हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी ब्रेक हो जाएगी। लेकिन अगर यहां पर 100 लड़के आपस में यहां से यहां हमारे इनके बीच में यहां पर 20 लड़के और खड़े करते हैं, तो क्या होगा, वो वेव फॉर्म कहां से जाएगी, यहां से हमारे थ्रू इनके पास पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? यस और नो? तो इंटेंसिटी का पर क्या फर्क पड़ेगा, रॉक हार्ड और सॉफ्ट पे? हार्ड पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी हार्ड में। जबकि सॉफ्ट में क्या होगा, इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है, अंतर आणविक बल जो है, जगह जो है, स्थान जो है, वो कम है, सॉफ्ट है, वो कम नहीं है, सॉफ्ट है। ठीक है, तो क्या होगा वहां पर, क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? लिख लो इसी को, लिख लो अपने शब्दों में, इसी कच्चा कुच्ची करके कि हार्ड में ये हो गया, सॉफ्ट में ये हो जाएगा। इंटेंसिटी हार्ड में ज्यादा हो जाएगी, हार्ड रॉक्स इंटेंसिटी ज्यादा, एरो लगा दिया। सॉफ्ट रॉक इंटेंसिटी कम, नीचे लगा दिया, बस। उसी तरीके से अगर फोकस से दूरी है, जापान में भूकंप आया और हम बैठे हैं अमेरिका में, असर दिखाएगा? जो फोकस है वो जापान के पास का है, रिंग ऑफ फायर के आसपास है, और हम अमेरिका में बैठे हैं। ध्यान रखिएगा, मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूं, तो इफेक्ट पड़ेगा। जरा माइंड रखिएगा, धड़ से मत आंसर दिया करिए, केबीसी नहीं चल रहा है, ठक से आंसर दे देंगे, यहां गया था आंसर, समझ में आ जाएगा। सोचिए, मैप है? नहीं है। एटलस है किसी के पास? रिंग ऑफ फायर पर भूकंप बना, क्या बना, फोकस बना, तो क्या अमेरिका पे इफेक्ट पड़ेगा, साउथ अमेरिका पे इफेक्ट पड़ेगा? अब बिल्कुल पड़ेगा भाई। कोई जरूरी है कि हम इधर से जाएं, हम इधर से चले जाएंगे। हाँ भाई, वो हम इधर चले जाएंगे। रिंग ऑफ फायर यहाँ, इंडिया यहां पर है, ठीक, रिंग ऑफ फायर यहां पर है, नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, हम वर्ड मैप नहीं बना रहे जा रहे हैं, हम आपको सीधे स्क्वायर पर समझा रहे हैं। ये हमारा है ये एशिया हो गया, क्लियर? यहां पर हमारा हो गया जापान का एरिया पूरा तामझाम, ठीक। ये हो गया हमारा अफ्रीका, हो गया। ये हमारा हो गया साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऐसी तो है कुछ, ऐसे तो है कुछ। अब वो हमने नहीं बनाया, ये कुछ कुछ ज्यादा बनाया, क्लियर हो गया। यहां पर आ गया हमारा, समझ में आया? अब पैसिफिक ओशन यहां पर भी है,
और पैसिफिक ओशन यहां पर भी है कि नहीं? तो अगर रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या हो गया? क्यों इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं आप? कल हमें बताना है प्लेट टेक्टोनिक्स, इसीलिए हम वहां लेके चले आए हैं। क्यों हम इसको रिंग ऑफ फायर बोल रहे हैं भाई? क्यों अनस्टेबल है? क्यों ज्यादा है? तो कहां पर? यहां पर। चलिए ठीक, बढ़िया, ठीक, गुड 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 गुड, बढ़िया। तो यहां पर अगर हमारा बना फोकस, तो क्या यहां पर इफेक्ट पड़ेगा अमेरिका पे? इंटेंसिटी कैसी रहेगी, ज्यादा ही कम? कम रहेगी, बट इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन क्या अफ्रीका पर इफेक्ट पड़ेगा? नो, यहां पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसका इफेक्ट यहां पर पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड। सुनामी अगर यहां पर आता है तो यहां पर इफेक्ट पड़ता है, उड़ीसा हमारा गायब हो जाता है, तमिलनाडु गायब हो जाता है, तबाहियां मच जाती है, श्रीलंका भी मेरी तबाहियां आ जाती हैं। आता नहीं आता है? लेकिन क्या इसका इफेक्ट अफ्रीका पर पड़ता है? नहीं पड़ता है। समझिएगा इस बात को ना बेटा, समझो ना, ये पृथ्वी है। बिटिया रानी समझ नहीं पा रही थी हमारी, अब समझ में आ जाएगा। देखो ये है पैसिफिक ओशन, बेटा ने इसलिए लिख दिया था पहले ही समझाने के लिए, और ये भी पैसिफिक ओशन है। पृथ्वी गोल है, तो ये और ये पास है। ये और ये बहुत पास है। ये गोल है ना, यहां से जाओ, और ये यहां से गिर नहीं जाओगे जाकर, यहां से घूम के तक से यहां निकल जाओगे। इधर से जाओगे, इधर से निकल आओगे। समझ में आया? अब आया कि नहीं आया? तो ये इसके पास है। वही तो हमने कहा कि हम इधर से चले गए ना, घूम के नहीं गए इधर से, कि हम यहां से इधर से जाएं और फिर यहां पहुंचे ना, हम यहीं से यहीं चले गए। समझ में आया? तो यहां पर इफेक्ट पड़ता है। ये आप समझोगे कब भी? क्लाइमेटोलॉजी में समझोगे, जब हम पेरू के तट की यहां पर बात करेंगे, कि यहां का इफेक्ट यहां तक पड़ रहा होता है। ठीक है ना? या ये कैसे आता है? ये यहां से यहां आया ना, ये यहां से इधर से आया, इधर से गया और इधर इफेक्ट पड़ा। समझ में आएगा? अभी पड़ेगा ना, जब जलधाराएं आएंगी हमारी पेरू तट से, एल नीनो, लारीना, इस पर इफेक्ट पड़ेगा। पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा, बताएंगे आपको। इस पर इफेक्ट पड़ेगा यहाँ। दिमाग क्लियर हुआ? समझ में आया? अगला, अधिकेंद्र से दूरी, एपिसेंटर से दूरी, ये तो क्लियर हो गया ना? समझ में आया कि नहीं आया? फोकस से दूरी या एपिसेंटर से दूरी। अब सपोज करो फोकस यहां पर आ गया, फोकस मान लो श्रीलंका के पास फोकस है, श्रीलंका के पास फोकस है, ये है श्रीलंका हमारा, श्रीलंका के पास फोकस है, या अंडमान निकोबार के पास फोकस है हमारा, मान लो वो हमारा है, एपिसेंटर है। तो कहां इफेक्ट पड़ेगा ज्यादा? अमेरिका पर नहीं पड़ेगा। कहां इफेक्ट पड़ेगा? इंडिया पर। कहां इफेक्ट पड़ेगा? चाइना पर, श्रीलंका पर। ये सब इफेक्ट पड़ेंगे इस पर। समझ में आया नहीं है? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ेगा। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? बताओ, समझ में आया कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत है? यहां पर दोनों पॉइंट लिख लोगे? एक पॉइंट समझाने वाला तो समझा दिया आपको, वहां पे लिखवा भी दिया, हार्ड एंड सॉफ्ट। हार्ड रॉक्स में इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? सॉफ्ट रॉक्स में क्या हो जाएगी? कम। लेकिन कृपया करके इस पॉइंट, इन चारों पॉइंट्स को तभी लिखिएगा अपने एग्जाम में जब आपके पास कुछ समय हो, ठीक? क्योंकि वहां पर आपको एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। समझ में आया? चलिए, हाँ हाँ बिल्कुल होगा। विभत्स की बात आप कहां, आप कैसे लाएंगे बताइए? आपदा का बात आप कब करते हैं? आपदा की बात, या आपदा प्रबंधन में बताना है, इसलिए हम समझ लीजिए आप लोग। आपदा की बात आप तभी करते हैं जब नुकसान ज्यादा होता है। और नुकसान ज्यादा कहां होगा? जब आबादी ज्यादा होगी। समझिएगा, नुकसान तभी होगा जब आबादी ज्यादा होगी। अगर कहीं पर भूकंप आया और दूर दूर तक कई हजार किलोमीटर तक कुछ नहीं, तो आपदा है? आया गया, आया होगा, चला गया होगा। लेकिन अगर यहां पर भूकंप आ जाए, अभी हमारे नीचे भूकंप आ जाए, तो 40 बच्चे मर गए, 40 भविष्य मर गया।
ये आपदा है। तो डिजास्टर्स और नॉन डिजास्टर्स की डेफिनेशन आप पॉपुलेशन से बनाएंगे, जनसंख्या से बनाएंगे कि वह आपके ऊपर क्या प्रभाव देता है। आपदा का परिभाषा यही होती है। समझ में आया? बाढ़ आती है और आगे चली जाए, बाढ़ फायदेमंद भी है, नुकसानदायक भी है। नाइल को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइल क्या है? गिफ्ट ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट क्या है? गिफ्ट ऑफ नाइल है कि नहीं है? हमारे यहां कई ऐसी नदियां हैं जो क्या करती हैं, हमारे लिए गिफ्ट हैं। बाढ़ लाती है, अच्छा फसल हमारा अच्छा होता है, और कभी कभार वो बाढ़ आता है तो क्या होती है, तबाही मचती है। तो तबाही और अच्छाई किस पे आप देख रहे हैं? जब आपके लिए अच्छा हो तो अच्छा है, आपके लिए बुरा हो तो आपदा है। नहीं समझ में आया? गांव के गांव उड़ गए तो क्या है, वो आपदा है। और आपके लिए वो मिट्टी ढोकर लाया, जैसे हमारी गंगा है, हम दोआब एरिया पे रहते हैं, यूपी दोआब है, यूपी बिहार क्या है, दोआब रीजन। दोआब समझ रहे नहीं? आप समझ रहे हैं? दोआब, टू वाटर्स, लैंड बिटवीन टू वाटर्स, दो नदियों के बीच का स्थान। पंजाब 5 वाटर्स। तो ये 5 नदियां जो हैं ये जलोढ़ मिट्टी लेकर आ रही हैं। सॉइल भी पढ़ना है आपको, सॉइल है ना? हाँ, जलोढ़ मिट्टी लेकर आ रही है, एल्यूवियल सॉइल लेकर आ रही है। और एल्यूवियल सॉइल जो होती है ये हाईएस्ट क्या होती है, फर्टाइल सॉइल होती है। अगर ये बाढ़ ये कहां से आ रही है, अगर ये नदी ना होती, अगर ये गंगा यमुना के बीच का स्थान ना होता, दोआब रीजन ना होता, तो ये क्या होता, फर्टाइल होता? नहीं होता। अगर फर्टाइल ना होता तो यहां बाढ़ भी आती है, यहां पर हमें गिफ्ट भी मिलता है गंगा यमुना से। तो जब ये बाढ़ आए और तबाही हो जाए, तो डिजास्टर्स और नॉन डिजास्टर्स की परिभाषा आप तभी बोलेंगे, आपदा और गैर आपदा की आप बात तभी करेंगे जब वो आपके ऊपर प्रभाव दिखाए, ज्यादा प्रभाव दिखाए। समझ में आया? भूकंप किसी जंगल में आए और आके चला जाए, किसी डेजर्ट में आए और आके चला जाए, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। समझ में आया? नहीं आया आपको? अभी कुछ और चल रहा है दिमाग में, बोलो क्या? हाँ है। हिमालय पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि आबादी ज्यादा है नीचे। हिमालय पर प्लेस पर डिपेंड करेगा ना। अब हिमालय पर अगर फुटहिल्स के पास आया, शिवालिक के पास आया, तो तबाही ज्यादा मचेगी। हिमाचल प्रदेश पूरा वहीं पर है, तो वो तो वही ना, लैंडस्लाइड हुआ और आपदा ने वो किसी पर प्रभाव पड़ गया, तो हम उसको आपदा से नहीं, हम उसकी इंटेंसिटी से देख रहे हैं। उसका इसके आंसर को पक्ष समझो। इस आंसर को आप, इस पर आपको आपदा पर बात नहीं करनी है, हम इंटेंसिटी की बात करेंगे। सिस्मोग्राफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सिस्मोग्राफ पर इफेक्ट ये पड़ेगा कि वो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी अगर ये पास में है। तो अगर सपोज करो ये पड़ा रिंग ऑफ फायर पे आया और यहां तक नहीं पहुंचा, तो क्या डिजास्टर्स है ये? वो पैसिफिकेशन खत्म हो गया। सुनामी आया भी तो आया, कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो गया। लेकिन अगर वो इस तरफ आ रहा है, फोकस जो है थोड़ा सा इधर है, मतलब किधर, वेस्ट वर्ल्ड है, पश्चिम की तरफ आ रहा है, तो वो डिजास्टर्स है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि पश्चिम की तरफ सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, सारे के सारे महाद्वीप किधर हैं, पैसिफिक ओशन के ईस्टवर्ड, सॉरी वेस्टवर्ड हैं, पश्चिम की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर ये डिजास्टर्स है। कोई दिक्कत? कृपया करके कल भैया एटलस ले आइए आप लोग। दिया मेरा गया नहीं क्या आपके पास? आज पहुंच जाएगा। नहीं, अगर नहीं गया तो फिर आपके पास तो होगा ना, वो ला के रखो, कल काम आएगा। प्लेट सब बताएंगे हम कल। प्लीज आप लोग एटलस लेके आइएगा। हाँ चलो, क्या लिखा बताओ फटाफट। हाँ हाँ, अधिकेंद्र से दूरी। चलो आओ, सिस्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगे। सिस्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगे। यह 3 प्रकार की होती हैं।
पी, एस और एल। पी वेव, एस वेव एंड एल वेव। ठीक, अब इसी पॉइंट को अगर आपको लिखना है तो इसी पॉइंट को आप 100 शब्द लिख सकते हैं इसी पॉइंट समझाने के लिए, इन्हीं 3 तरंगों को। और अगर नहीं आपको टाइम मिल रहा है तो इसे आप डायग्राम से पूरा का पूरा खत्म कर सकते हैं 2 बार में। समझिए, प्राइमरी वेव, इसे हम प्राथमिक तरंगे भी बोलते हैं, लिख लिया। ठीक, सेकेंडरी वेव, इसे हम द्वितीयक तरंगे भी बोलते हैं, लिख लिया। ठीक है, ये धरातलीय तरंगे हैं, सरफेस वेव्स हैं, लिख लिया। ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। पंडित जी क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल को? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, पक्का ना? ये हमारी लैटिट्यूडनल वेव है। अनुप्रस्थ तरंगे हैं ये। हो गया? चलिए, इन दोनों को हम बोलते हैं बॉडी वेव्स या काया तरंगे। इन्हें हम बोलते हैं सरफेस वेव्स या सतही तरंगे। कोई दिक्कत? समझ में आया? क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर की तरफ गति करती हैं तो ये काया है, बॉडी है, बॉडी के अंदर चलती है। बॉडी का मतलब पृथ्वी के अंदर आंतरिक भागों में ये अपना संचलन करती है। दे प्रोपोगेट इन द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द अर्थ, हेंस दे आर नोन एज बॉडी वेव्स। ये दोनों तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भागों में संचलित होती हैं, अतः इन्हें हम काया तरंगे कहते हैं। सरफेस वेव्स, ये पृथ्वी के सतह पर संचलित होती हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सतही वेव्स या सरफेस वेव्स, विच आर मोर डिजास्टरस, एल वेव। क्यों? क्योंकि P प्लस S इज इक्वल्स टू L। एल वेव्स स्वयं जनित नहीं होती, स्वजनित नहीं होती है, सेल्फ जनरेटेड नहीं होती है एल वेव्स, राइट? एल वेव्स जो होती हैं ये अफेक्ट होती, दे आर अफेक्टेड बाय P एंड S। जितनी इंटेंसिटी से P और S आ रही है उतनी ही इंटेंसिटी पर क्या हो जाएगा? एल वेव्स आएगी। जो भी हम भूकंप समझते हैं, सुनामी समझते हैं, या जो कुछ भी समझ रहे हैं आप, वो सब क्या है? वो सब हमारा एल वेव है, जो आप महसूस करते हैं। P और S को आप महसूस नहीं करते हैं, एल वेव को आप महसूस करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल का मतलब समझ रहे हैं आप? लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या हो गया? लॉन्ग वेव आगे बढ़ रही है, मतलब ऐसे ऐसे आगे बढ़ रही है, राइट? और मतलब ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ऐसे जा रही है, राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं? जबकि धरातलीय या सरफेस वेव जो हैं वो धरातल पर चल रही होती हैं। इनकी जो प्रोपोगेशन होता है वो ऊपर की तरफ नहीं होता है, बल्कि सरफेस पर होता है।
ये हमारी एल वेव है, ये हमारा P प्लस एस है। लिख लिया आप लोगों ने इसको? लिखवाएं क्या? P और S दोनों होगा। एस को आप ट्रांसवर्स भी बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव भी, एस वेव को अनुप्रस्थ बोल सकते हैं। ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, एस वेव जो होती है अनुप्रस्थ तरंगे होती है, लॉग ट्रांसवर्स वेव। एस वेव जो है इसको आप अनुदैर्ध्य मत बोलिए। क्योंकि इसका इफेक्ट जो होता है ना वो मूव, हाँ दोनों कर सकता है वो। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? इसको लिखवाऊं मैं आपको? बताइए जैसा श्रद्धा हो आपकी। हम लिखवाने के लिए मूड में हैं, आप बताइए, अगर लिखवाना हो तो मैं लिखवा दूं, वरना इतने सारे काम चल रहा हो, आप लोग लिख पा रहे हो अपने आप से, आपके दिमाग में फोकस बन पा रहा हो तो ठीक, वरना मैं कहीं लिखवाऊं? लिखवाऊं? चलिए लिखिए। लेकिन ये डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, ये आपको एक ग्लिम्स देगा एग्जाम टाइम में रिवाइज करने के लिए। हाँ कौन सा बेटा? ये है पी, हाँ ये पी और एस है। ये तो ये तीनों जो जो अंदर से निकल रहा है वो पी और एस है हमारा। तो दोनों दोनों वो एल है, ऊपर जो है वो एल है, जो सरफेस पर आ रहा है वो एल है, राइट? जो जो सरफेस पे आ रहा है वो एल है, और जो मतलब पृथ्वी के अंदर की बाहर से निकल रहा है वो है। वो कहां से निकल रहा है, जैसे निकल रहा है वो बताएंगे अभी आपको, कि कहां पर ज्यादा निकल रहा है, कहां पर कम निकल रहा है, किस जगह पर ज्यादा होगा, मेंटल में, कोर में, क्रस्ट में, वो अभी बाद में बात करेंगे। किसमें? बहुत डिफरेंस है, लिखिए, बहुत डिफरेंस है। दोनों के मीडियम में डिफरेंस है कि किसमें ज्यादा, कौन ज्यादा करेगा, कौन ज्यादा नहीं करेगा। इसको ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि ये आपका साउंड क्लियर करेगा, अभी साउंड वेव्स की तरह ये भी चीजें क्लियर करेगा। अभी साइंस में आपको साउंड पढ़ना, कल मैं बताया था ना आपको कि ज्योग्राफी और साइंस को अगर आप मिक्स कर लेंगे तो कुछ चीजें आसान हो जाएंगी, आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, समय कम में सब चीजें करनी पड़ती है आपको। अगर ये 1 साल का समय मिलता है आपको, या 6 महीना मिलता है ना, तो एक ही चीज लिखवा देते आपको, पूरी 4-5 कॉपी भरती है आपकी, लेकिन नहीं कर सकते। आइए लिखिए। सिस्मिक तरंगे, भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, टी, एस और एल। पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न तरंग, पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न तरंग जो कि कायिक तरंगे हैं, वे हैं पी और एस। भूकंप मापी में, अभी लिखवाते इंग्लिश में भी, रुक जाइए। भूकंप मापी पर सबसे पहले प्रकट होने वाली तरंग पी तरंग है, अतः इसे प्राथमिक तरंग भी बोलते हैं। जनरेटेड in the internal parts of earth is body waves,
and they are PNS. PNS, they are body waves and they are PNS. On seismograph, P waves show their effect initially, hence known as primary waves. They are, and S waves, next point, S waves is a secondary wave. S wave is a secondary wave. तथा S तरंग द्वितीयक तरंग है. S तरंग द्वितीयक तरंग है. हो गया? चलिए नेक्स्ट. धरातल पर चलने वाली, धरातल पर संचलित होने वाली तरंग L तरंग है तथा यह अनुप्रस्थ तरंग है. वेव which propagate on the surface. छूट गया आपको? छूट गया बगल में, पीछे से देखना बेटा. हम छूट गया, हमारा दिमाग गया, इंग्लिश चलने लगा है, वो भी गायब हो गया. क्या लिखा? एक मिनट. आर surface waves and they are L waves. They are latitudinal waves. They are latitudinal waves. ऊपर लिखवाया था, जो छूटा उसको लिख लो अपने शब्दों में. अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, सतह पे चल रही हैं, ठीक है, उसको वो उनका संचलन, ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं. क्लियर हो गया? आज के लिए इतने रखते हैं. इसके बाद कल इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम कल पढ़ेंगे. कृपया करके इसको पढ़ लीजिएगा जितना दिया हुआ है, ठीक है. कोई डाउट लगे तो शाम को फिर पूछ लीजिएगा, वरना तो कल हम लोग मिल ही रहे हैं, तो कल पूछ लीजिएगा. यहां तक कोई डाउट हो तो फिर आप अभी पूछ लीजिएगा. अगर कुछ पूछना हो तो अभी टाइम है, पूछिए. 5 मिनट पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप मेरे पास. कुछ नहीं? ठीक. कोर्स की टेंशन मत करिए. बच्चे परेशान हैं, कैसे होगा कैसे होगा. होगा. कोर्स की टेंशन मत करिए, हमारे ऊपर विश्वास करिए. कोर्स खत्म होके जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत करिए. आपको एग्जाम से काफी दिनों पहले, ऐसा नहीं कह रहे कि एग्जाम तक आपका खत्म नहीं जाएगा, नहीं. एग्जाम से काफी दिनों तक पहले आपका सिलेबस हम अच्छे से कंप्लीट करवा देंगे. लेकिन कृपया करके जो करवा रहे हैं उसको पूरा रखिए. ये नहीं कि पूरे के चक्कर में आधा भी गवा दे आप. तो आधा जो कर रहे हैं आधा भी पूरा करके चलेंगे तो काफी आपको स्कोर करना है. क्योंकि आपको समझना है ना, आपकी जो स्कोरिंग है वो है सिर्फ 50%. 50% आप अच्छे से क्वालिफाई कर रहे हैं, तो क्यों आप स्ट्रगल कर रहे हैं 100% की तरफ? स्मार्ट स्टडी करिए, टाइम कम है. जब जेपीएससी खेल रहा है तो आप भी खेलिए जेपीएससी के साथ में. उसने कम टाइम दिया तो आप भी उसी कम टाइम में अच्छे से करिए. क्या जरूरत है कि हम 5 सेशन दे रखा है साइंस में, हम 5 मार्क्स के जाए एकदम उसको और कुछ ना कर पाए वहां पर.
सर जो करिए वो अच्छे से करिए, जो आना है वो अच्छे से कर लीजिए, बाकी चीज को देख लीजिए फटाफट। रिलीज में मेहनत तो की होगी ना, दिमाग का तो है ना, इतना आसान पेपर नहीं आया था, तो कुछ तो मेहनत की थी ना उस टाइम पर, तो कुछ चीज़ और कर लीजिए, टेंशन जरूरत नहीं होनी चाहिए, आराम से समझिए। हाँ सर, क्या आ रहे हैं सर, क्या उसको पूरे बताएंगे हम टेक्टोनिक, टेक्टोनिक का ही कल 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 मैं क्लास चलेगी।